Hello everyone. We will be starting our third chapter, that is private, public and global enterprise. We will be reading about all these in detail. This chapter is majorly divided into four parts, that is private sector, public sector, changing role of public sector, and the last one is global enterprise, which are also known as multinational company. The fourth one, that is global enterprise, is already reduced from the syllabus, so we will not be studying this. Rest we will study one by one. So let's start. Chapter we shall be studying about how economy is divided into the two sectors, that is public sector and private sector. और इस चैप्टर में हम लोग मेजरली पढ़ेंगे कि पब्लिक सेक्टर जो होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं और क्या रोल होता है. The one thing which I want to clear before starting is कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा गया है क्योंकि वो दोनों ही चीजें कंसिस्ट करती हैं, प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस एंटरप्राइज भी और गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस एंटरप्राइज भी. जो प्राइवेटली ओन्ड एंटरप्राइज होती है वो होती है जो कि कंडक्ट की जाती है या फिर ओन की जाती है एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा. और इसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा था कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं. सो वी हैव डन ऑलरेडी दिस थिंग. द नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर जो होता है वो होली या फिर पार्टली मैनेज करता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो किसी पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के द्वारा बना गया हो या फिर किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करती है. मेजरली तीन तरह के होते हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज. टू मेक इट मोर क्लियर अबाउट इंडियन इकोनॉमी हम ये चार्ट देखेंगे. इंडियन इकोनॉमी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर जो है वो हम पिछले वाले चैप्टर में पूरा पढ़ चुके हैं, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंपनीज, जो कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकती है. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी, जो कि है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज. फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर पढ़ेंगे वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होता है वो बहुत ही पुराना और ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है. इसको ऑर्गेनाइज, फाइनेंस, कंट्रोल उसी मैनर में किया जाता है जैसे किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को किया जाता होगा. और जो मेन बात है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की वो ये है कि इसका जो कंट्रोल होता है वो एक मिनिस्टर के अंडर में होता है और वो मिनिस्टर ही लाइबल होता है, इस आंसरेबल होता है पार्लियामेंट को इस एंटरप्राइज के सारे डिसीजंस के लिए. जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है इस एंटरप्राइज के द्वारा वो इंटीग्रल पार्ट होती है गवर्नमेंट सेक्टर का. और ये जितने भी रूल्स होते हैं वो या तो स्टेट रूल्स होते हैं या फिर सेंट्रल रूल्स होते हैं. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होती है वो मेजरली दो चीजों के लिए सुटेबल है, दैट इज पब्लिक यूटिलिटी सर्विस एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री. पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में इंक्लूड करेंगे हम रेलवेज को, पोस्ट एंड टेलीग्राफ को, दैट इज पोस्ट ऑफिस एंड एवरीथिंग. और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज मेजरली खाली दो हैं जिसपे भी पब्लिक सेक्टर का अधिकार है, वो है डिफेंस एंड एटॉमिक पावर. Now we will study some of the features or we can say characteristics of departmental undertaking. जो फर्स्ट फीचर है हमारा वो है फाइनेंस. जो भी फंडिंग होती है इन एंटरप्राइजेस की वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजरी से आती है और इसका सालाना एक बजट निकलता है कि इतना खर्चा होगा सालाना इस एंटरप्राइज पे, और जितना भी रेवेन्यू अर्न होता है वो वापस से उसी ट्रेजरी में जाकर मिल जाता है. द सेकेंड वन इज अकाउंटिंग सिस्टम. अकाउंटिंग सिस्टम सिमिलर होता है, जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज होती है उनका जो भी अकाउंटिंग ऑडिटिंग कंट्रोल होता है सेम टू सेम इसका भी होता है. मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये मैनेज किया जाता है एक मिनिस्टर के द्वारा, तो जो भी इसका मैनेजमेंट होता है वो सब्जेक्ट टू द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री होता है. जो भी डिसीजंस लेने होते हैं, जो भी सब डिविजन्स होते हैं, जो भी चीजें होती है वो सब मिनिस्ट्री ही उसको फाइनल करती है. जो हमारा नेक्स्ट है वो है अकाउंटेबिलिटी. अगेन जब इसका मैनेजमेंट एक मिनिस्ट्री के द्वारा हो रहा है तो ये अकाउंटेबल भी उसी मिनिस्ट्री को होगा. जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा एंटरप्राइज उसको उसका जवाब जो है वो उस मिनिस्ट्री को ही देना पड़ेगा जो भी उससे कनेक्टेड है. द लास्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. ये इंपॉर्टेंट बात है कि एम्प्लॉयज जो इस एंटरप्राइज के अंदर होंगे वो जो अपॉइंट होंगे वो क्या रोल प्ले करते हैं. बेसिकली जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और जो भी उनके सर्विस में कंडीशंस होंगी या फिर सर्विस एग्रीमेंट होगा वो सेम वैसा ही होगा जैसे कि किसी दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होता है.
जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो एंटरप्राइज है उसकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे उनको हेड करेगा या तो कोई आईएएस या फिर सिविल सर्वेंट, जो कि ऑब्वियसली डिपेंडेंट होता है मिनिस्ट्री के ऊपर, और ये इधर से उधर ट्रांसफर भी हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के क्या क्या फायदे हैं। जो फर्स्ट फायदा वो ये है कि ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इसकी फंडिंग गवर्नमेंट करती है, तो इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट ट्रेजरी को जाता है। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। द सेकेंड थिंग इज कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल। जब कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल है तो गवर्नमेंट के लिए तो अच्छी बात ही होगी, जैसा वो चाहेगी वैसा इस मिनिस्ट्री जो होती है वो अंडरटेकिंग से करवा सकती है। तो जो भी पार्लियामेंट चाहेगा वैसा का वैसा ये लोग करेंगे। थर्ड थिंग इज आंसरेबल टू पब्लिक। पब्लिक को आंसरेबल इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही हाई डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी होता है। जो भी मिनिस्ट्री होता है उसको पार्लियामेंट को जवाब देना होता है, पब्लिक को जवाब देना होता है उसके जो भी डिसीजंस होते हैं उसके ऊपर, और ये बहुत ही मास रीच के ऊपर होता है, जैसे कि रेलवेज और पोस्टल सर्विसेज होते हैं। अब इसके अंदर जो भी रूल्स वगैरह होते हैं वो सब बहुत ही ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, तो ये सब एक बहुत ही कंट्रोल्ड वे में और पब्लिक के बेटरमेंट के लिए किया जा सकता है। जो लास्ट पार्ट है वो है सुटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स इट इज सुटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि ये क्या होता है, डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरविजन होता है एक मिनिस्ट्री का इसके अंडर में। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बोला था कि ये जो होता है बहुत ही फेयर होता है हर एक इंसान के लिए, क्योंकि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस फॉर्म होंगे वो सब लोगों को इक्वली सेम ही फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सुटेबल होता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि कोई भी ऐसा डिसीजन ये लोग नहीं ले सकते जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए बाधा बन सके। Here are some of the demerits. जो फर्स्ट डिमेरिट है वो है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है उसके अंडर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि सारी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स के द्वारा फॉलो करनी होती है। तो उन लोगों को खुद को कोई भी जो भी होता है ऑपरेशन स्मूथ करने के लिए कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है। द सेकेंड थिंग इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। फॉर श्योर ये होगा ही होगा, क्योंकि क्या होता है कि हर चीज गवर्नमेंट के अंदर एक प्रोसेस के थ्रू होती है। ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो, तो उससे डिसीजन मेकिंग जो होता है वो बहुत डिले हो जाता है, और जिस मैटर्स में अर्ली डिसीजन मेकिंग चाहिए होता है वहां पर भी वो नहीं आ पाता है, और कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन तो अलाउ ही नहीं होता है इस एंटरप्राइज को लेना। नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेसी एंड कंजर्वेटिज्म अप्रोच। क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर हाई लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी होता है, हाई लेवल ऑफ कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो की जाती है। कोई भी एडवांटेज नहीं ले पाते हैं लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि जैसे ये ग्रैब करने जाते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इन लोगों को वही होता है, अगेन कुछ प्रोसेस होता है जो फॉलो करना होता है या फिर इनके नॉर्म्स में नहीं होता है, तो वो लोग जो भी मेजर ग्रोथ है वो लैक कर जाते हैं। द थिंग इज नेक्स्ट इज रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म एक बहुत ही बड़ा वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी पेपर वर्क रिक्वायर्ड होता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो बहुत ज्यादा होता है। तो इतना ज्यादा पेपर वर्क होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो डेली ऑपरेशंस होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, क्योंकि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, प्लस आपको हायरार्की फॉलो करनी है, प्रॉपर अथॉरिटी ऑफ चैनल ऑफ अथॉरिटी के टुवर्ड्स आपको जाना है, फिर बात करनी है। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है और बहुत चीज जने इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। द फिफ्थ वन इज अनड्यू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ऑब्वियसली पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत रहता है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि ये लोग मिनिस्ट्री के द्वारा होते हैं, तो मिनिस्ट्री में बहुत पॉलिटिकल प्रेशर होता है। और जो लास्ट है अपना वो है इनडिफरेंट टू कस्टमर नीड्स। दैट मीन्स कि ये लोग क्या होते हैं, कस्टमर नीड्स को कहीं ना कहीं ये लोग बॉयकॉट कर देते हैं। बॉयकॉट इन द सेंस कि उसको साइड कर देते हैं, जस्ट बिकॉज कि क्या होता है कि इन लोगों के खुद के इतने झामे होते हैं कि ये लोग कंज्यूमर के बारे में तो सोच ही नहीं पाते, वो उनका सेकेंडरी मैटर बन जाता है। फर्स्ट मैटर तो उन लोग का ये रह जाता है कि हम हमारे चीजें तो सॉल्व कर लें। तो ये बहुत ही इनसेंसिटिव होते हैं कस्टमर नीड्स को लेकर। अब हम पढ़ेंगे हमारा सेकेंड टाइप का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो कि होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक कॉर्पोरेट बॉडी होता है जिसका कि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये सेटअप किया जाता है एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। जो सेकेंड चीज है वो ये है कि जो एक्ट होता है जो स्पेशली इसके लिए सेटअप किया जाता है वो ही डिफाइन करता है इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या पावर्स होंगे, क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, कौन से फंक्शंस इनको फॉलो करने हैं, ये सब उस एक्ट में मेंशन होगा।
द थर्ड थिंग इज इट इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। देन इट इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इनको गवर्नमेंट फंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड द लास्ट थिंग इज ये कॉर्पोरेट एंटिटी होती है जिसको की परपिचुअल सक्सेशन की चीज मिलती है, प्लस कॉमन सील होता है इनका, और इनके पास पावर होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर, होल्ड या सेल कर सकते हैं, प्लस ये खुद भी स्यू हो सकते हैं और दूसरों को भी स्यू कर सकते हैं इन देयर ओन नेम। अब हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। इन इंडिया जो सम ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के एग्जाम्पल्स हैं वो हैं, फर्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन इट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड एयर इंडिया। ये सम ऑफ द एग्जाम्पल्स हैं जो कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कहलाते हैं। Some of the features for statutory corporation are, the first one is formation. फॉर्मेशन यानी कि सेटअप। ये जो सेटअप होता है वो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा किया गया होता है, प्लस उस एक्ट में ही डिफाइंड होते हैं इनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पावर होते हैं, या इनको जो भी प्रिविलेजेस मिलते हैं वो सब, ये सब उस एक्ट के अंदर ही डिफाइंड होता है। द नेक्स्ट थिंग इज ओनरशिप। जो ओनरशिप होती है वो इसके अंदर इस टाइप से होती है कि ये होली ओन्ड होते हैं बाय स्टेट गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट के पास पूरा अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो लोग जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहे हैं उनको क्या करना है वो सोच सकें। द थर्ड वन इज कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है उसका एक कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कि कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है वैसे ही इसका भी एग्जिस्टेंस होता है। ये स्यू हो सकता है, स्यू कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, प्लस ये एक्वायर, होल्ड या फिर सेल भी कर सकता है प्रॉपर्टी अपने खुद के नाम पे। जो फोर्थ वन है वो है कि अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर। जैसा कि हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पढ़ा था कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो भी ऑडिट और कंट्रोल होते हैं, जो भी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है वैसा का वैसा उन लोग को भी करना होता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अपना खुद का अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अपने खुद के ऑडिट कंट्रोल मेजर्स जो होते हैं वो फॉर्म कर सकता है। जो भी एक्ट में मेंशन होगा ये लोग बेसिकली वैसा ही वर्क करेंगे। द नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इन लोगों का खुद का होता है, ये गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है कोई भी पैसे के लिए, फाइनेंस के लिए। ना ही गवर्नमेंट जो होता है वो एनुअली जब बजट निकलता है तो उसमें से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का कोई हिस्सा तय करती है। तो बेसिकली इन लोगों का जो भी रेवेन्यू होता है, जो भी सेल ऑफ गुड्स से या किसी भी चीज से, ये लोग उस रेवेन्यू को खुद यूज कर सकते हैं खुद के फर्म को एनहेंस करने के लिए। जो लास्ट चीज है वो है स्टाफिंग एंड टर्म्स ऑफ कंडीशन। जैसा कि हमने पढ़ा था पहले वाले कॉर्पोरेशन में, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो गवर्नमेंट उन लोगों को अपॉइंट करती थी, लेकिन कॉर्पोरेट इसमें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो खुद लोग अपॉइंट करते हैं, प्लस जो कंडीशन ऑफ सर्विस होते हैं वो भी जैसा कि प्रोविजन ऑफ एक्ट में मेंशन होता है वैसे ही उनको फॉलो करना होता है। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन से ये लोग बिल्कुल भी गवर्न नहीं होते हैं। Now we will see some of the merits of statutory corporation. The first one is operational flexibility. ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब हुआ कि जो भी उनका डे टू डे ऑपरेशंस होता है, परचेज सेल से रिलेटेड रेवेन्यू अर्न होता है, जो भी चीजें होती है उन सब में ये लोग इंडिपेंडेंस को एंजॉय करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा इंटरफेरेंस नहीं है, तो ये खुद की ऑपरेशंस के डिसीजंस ले सकते हैं। द सेकेंड वन इज फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। क्योंकि फंड इन लोगों का ये लोग खुद अरेंज करते हैं, गवर्नमेंट बाउंडेड नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट जो होते हैं वो इनके फाइनेंशियल मैटर्स में इंटरफेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि जब उसने पैसा नहीं दिया है तो वो बाकी चीजों में भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। द थर्ड वन इज ऑटोनोमस सेटअप। जस्ट बिकॉज की एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है तो ये लोग अपने खुद के पॉलिसीज, प्रोसीजर्स जो होते हैं वो फ्रेम करते हैं और उस अकॉर्डिंग काम करते हैं। बट कई बार ऐसा भी होता है कि एक्ट में मेंशन होता है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट या बड़े बड़े डिसीजन होते हैं जिसमें प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री कंपलसरी होता है, तो उसके अंदर इन लोगों को वो अप्रूवल लेना पड़ता है। द लास्ट वन इज फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि ये लोग का खुद का एक अपना वैल्यूएबल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये गवर्नमेंट की पावर को अकोमोडेट करता है, प्लस इसके जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं वो प्राइवेट एंटरप्राइज जैसे हैं। सो बेसिकली ये गवर्नमेंट से पावर लेकर और प्राइवेट
एंटरप्राइज से इनिशिएटिव लेकर और अपना जो भी रेगुलर बेसिस पे डीलिंग्स होता है उनको फॉलो करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है। The last thing is demerit of statutory corporation. The first is theoretical autonomy. हमने ये पढ़ा है कि इन लोगों को autonomous setup का मौका मिलता है, ये लोग autonomous corporation होते हैं, बट अगर हम देखें इन डिटेल डेप्थ में जाकर तो ये उतना एंजॉय नहीं कर पाते फ्रीडम जितना इन लोगों को मिल सकता है या जितना ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी कई रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट इनके ऊपर अप्लाई करती है और इन लोगों को वो फॉलो करना पड़ता है। The second thing is government interference. कितना भी कोशिश करो, बिकॉज ये गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस 100% होगा, जो भी बट इसके अंदर इतना नहीं होता है, बट स्टिल देयर इज जो भी ह्यूज फंड्स इन्वॉल्व होते हैं या कोई भी मेजर डिसीजन होता है तो वहां पर गवर्नमेंट अपने आप को इंटरफेयर यहाँ पे करती है। The third one is undesirable practice. Undesirable practice इसलिए बोला गया है क्योंकि जब भी ये लोग पीपल से डील करते हैं, पब्लिक से डील करते हैं, तो वहां पर करप्शन प्रैक्टिसेस होती ही है क्योंकि वो ह्यूज लेवल पे होती है और वहां करप्शन एग्जिस्ट करता है। द लास्ट वन इज डिले इन एक्शन। अब क्या होता है कि कई बार ऐसा मैटर हो जाता है, कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है इन लोगों के बीच में, तो फिर वो डिसीजन गवर्नमेंट के पास चला जाता है और गवर्नमेंट का फिर वही प्रोसीजर पूरा फॉलो होता है और सारी चीजें होती है, तो वो फर्दर डिले कर देता है डिसीजन मेकिंग को। प्लस गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एडवाइजर्स को कॉर्पोरेशन बोर्ड के अंदर, फिर वो लोग डिसीजन लेते हैं, तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस कभी कभी हो जाता है। So guys, today we have discussed about two of the major components of public sector, that is departmental undertaking and statutory corporation. हमने उनका फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट और उनका मतलब समझा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा थर्ड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो कि है गवर्नमेंट कंपनी उसको कनेक्ट करेंगे, प्लस हम लोग जो पब्लिक सेक्टर का रोल चेंज हो रहा है आज के जमाने में उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। I hope you like the video. Please like, share and subscribe to our channel and stay tuned. Bye bye.